बच्चों कक्षा 11 भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बच्चों पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इस नए चैप्टर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसके आरंभिक सिद्धांत कौन कौन से हैं। बच्चों पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर इस चैप्टर में यह भी देखेंगे कि सौरमंडल की और ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से होते हैं और यहाँ कौन कौन से आकाशीय पिंड विद्यमान हैं, उनके क्या कार्य हैं, उनकी स्थिति किस प्रकार से है, आदि चीज़ों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। साथ ही बच्चों यह भी देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति के जो आरंभिक सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं और आरंभिक सिद्धांत के पश्चात जो आधुनिक रूप से जो सिद्धांत वर्तमान में प्रचलित है वो कौन कौन से हैं, आदि चीज़ों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम बात करें तो समूचे ब्रह्मांड पूरा क्या है, ब्रह्मांड है और इस समूचे ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं मौजूद है। आकाश गंगाओं के रूप में ब्रह्मांड को विभाजित किया जा सकता है। तो इस ब्रह्मांड में अनेकों अनेक आकाश गंगाएं विद्यमान है। अब आकाश गंगाएं क्या होती है बच्चों, तारों के समुच्चय को, तारों के जो समुच्चय है इसमें अनेक करोड़ों की तादाद में तारे मौजूद होते हैं, उसे क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। अलग अलग प्रकार की आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में विद्यमान हैं और जिस आकाश गंगा में हमारा निवास है बच्चों उस आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला या एरावत। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, एरावत नाम है। अब आकाश गंगा में सैकड़ों की तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में तारे मौजूद होते हैं और हमारा तारा कौन सा है, तो बच्चों जो तारा है हमारा है सूर्य। अब तारे कौन से होते हैं, जो अपना प्रकाश स्वयं निर्मित करे, जो प्रकाशमान हो, जिसमें ऊर्जा निकलती हो, उसे तारा कहते हैं। और सूर्य भी क्या है, एक तारा है और यह क्या सौर मंडल का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, अब सौर मंडल का निर्माण करता है तो इसमें विभिन्न प्रकार के आकाशीय पिंड पाए जाते हैं जिसमें प्रमुख रूप से 8 ग्रह मौजूद है। और हमारा ग्रह कौन सा है, सब जानते हैं हम, हमारा ग्रह पृथ्वी है और पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है बच्चों चंद्रमा। तो इस तरीके से हम बात करें तो हम ब्रह्मांड का विभाजन कर सकते हैं और ये इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है बच्चों, इसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये ब्रह्मांड कितना विशाल है। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों सौर मंडल की। ठीक है, यहाँ पर सौर मंडल की बात करें कि सौर मंडल में कौन कौन सी चीज़ें मुख्यतः पाए जाते हैं, कौन कौन से ग्रह मुख्यतः पाए जाते हैं। तो यह क्या है, सूर्य है। यह सूर्य क्या है, तारा है। सूर्य क्या है बच्चों, एक तारा है। अब आप सोच रहे होंगे कि तारे तो रात में टिमटिमाते हैं, सूर्य तो दिन में आता है, रात में सूर्य कहाँ आता है। ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। रात और दिन का यह भेद जो होता है कि कौन सी रात होगी और कौन सा दिन होगा, ये किस पर आधारित है, सूर्य पर आधारित है। सूर्य हमारा बच्चों तारा होने के कारण हमारे सबसे नज़दीक तारा भी यही है और सबसे नज़दीक तारा जब हमारे यही है तो इससे ऊष्मा हमें प्राप्त होती है और सबसे ज़्यादा इस सौर मंडल में ऊष्मा किस तारे से प्राप्त होती है, सूर्य से ही प्राप्त होती है। इसलिए जिस समय यह आता है, जिस समय यह सीधा चमकता है, अर्थात ये जिस समय इसका ऊष्मा या उजाला प्राप्त होता है जिस ग्रह को, वो क्या होता है, दिन कहलाता है और जिस समय नहीं प्राप्त होता वो रात कहलाती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सूर्य की उपस्थिति यहां पर देखी जाती है और इसके सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है बच्चों, सबसे नजदीक ग्रह है बुध ग्रह। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। और बुध जिसे मरकरी कहते हैं इंग्लिश में, इसकी दूरी है बच्चों 58 मिलियन किलोमीटर। 58 मिलियन किलोमीटर। अब मिलियन क्या चीज होता है बच्चों, हम जानते हैं कि मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, कोई कहे कि मैं मिलेनियर हूं अर्थात मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो उसी प्रकार से मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख। और बिलियन का क्या अर्थ होता है बच्चों, बिलियन का अर्थ होता है 100 करोड़। 100 करोड़। तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इस तरीके की संख्या होती है।
अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सूर्य से दूरी कितनी है, किस ग्रह की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मरकरी अर्थात बुध ग्रह की दूरी सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा सबसे पहला ग्रह यही है। उसके पश्चात दूसरा जो ग्रह आता है वो शुक्र ग्रह है, जिसे वीनस कहते हैं, और इसकी दूरी है 108 मिलियन किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 108 मिलियन किलोमीटर दूरी है सूर्य से शुक्र ग्रह की। तीसरे नंबर पे बच्चों हमारी पृथ्वी, हमारा जो ग्रह पृथ्वी है जिसे अर्थ बोलते हैं, उसकी दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर अर्थात 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है सूर्य से पृथ्वी की। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों मंगल, जिसे मार्स कहते हैं। इसकी दूरी है 228 मिलियन किलोमीटर। और ये चार ग्रह है वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और इसके पश्चात इनकी एक और खास बात है बच्चों कि ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, आकार में छोटे होते हैं, लेकिन इनका घनत्व अधिक पाया जाता है। इनका घनत्व कैसा होता है बच्चों? ज़्यादा होता है। और इनको विभाजन करने वाला एक क्षुद्र ग्रह होते हैं। क्षुद्र ग्रह के एक पट्टी पाई जाती है। और ये क्षुद्र ग्रह बेसिकली क्या है बच्चों? ये भी आकाशीय पिंड है। जिस तरीके से ये ग्रह आकाशीय पिंड है, उसी प्रकार से यह भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए आकाशीय पिंड है। और ये भी सूर्य के उसी प्रकार चक्र लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम बृहस्पति या जुपिटर। इसकी दूरी है 778 मिलियन किलोमीटर। इसके बाद यदि हम बात करें शनि, सैटर्न जिसको बोलते हैं, 1427 मिलियन किलोमीटर। इसके बाद यूरेनस है 2869 मिलियन किलोमीटर। और नेपच्यून है 4496 मिलियन किलोमीटर। काफ़ी दूर पर है। और हम देखने से भी पता चल रहा है कि आकार में ही कैसे हैं? बड़े हैं। लेकिन घनत्व कैसा है बच्चों? इनका कम है, घनत्व इनका कम पाया जाता है। और यह बाहरी ग्रह कहलाते हैं। ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और ये बाह्य ग्रह या बाहरी ग्रह कहलाते हैं। इस तरीके से स्पष्ट रूप से हम इनका विभाजन कर सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम अर्थात सौर मंडल का। आकाशगंगा या मंदाग्नि, यह तारों का विशाल पुंज है। ब्रह्मांड में लगभग 10,000 मिलियन आकाशगंगा है। कितनी संख्या है बच्चों? 10,000 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख है, तो ऐसी 10 लाख जो आकाशगंगाएं कितनी? 10,000। तो बहुत बड़ी तादाद में यहां पर आकाशगंगाएं विद्यमान है ब्रह्मांड में। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 1 लाख मिलियन तारे हैं। और एक एक आकाशगंगा में 1 लाख मिलियन। 1 मिलियन में कितने? 10 लाख। ऐसे कितने? 1 लाख मिलियन। तो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी दूरी पर बहुत बड़ा हमारा ब्रह्मांड है बच्चों। आप कल्पना कर सकते हो कि हमारा जो सौर मंडल है, हमारी पृथ्वी है, और फिर उसके बाद क्या है? हमारा सौर मंडल है। और सौर मंडल के बाद हमारा आकाशगंगा होगी। और ऐसी कितनी सारी आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में हैं। तो विचारणीय मुद्दा है। और पृथ्वी दुग्ध मेखला एरावत नामक आकाशगंगा का एक भाग है। जो पृथ्वी हमारी जो है, जिसमें सौर मंडल स्थित है, तो सौर मंडल या फिर पृथ्वी कह सकते हैं, वो कौन सी आकाशगंगा का भाग है? दुग्ध मेखला या एरावत, जिसका दूसरा नाम है एरावत। इसके बाद है बच्चों निहारिका। अब निहारिका क्या चीज होती है? निहारिका से आकाशीय पिंड का निर्माण होता है, जो कि गैस और धूल कणों से मिलकर के बनी होती है। यह एक अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो गैस एवं धूल कणों से मिलकर के बनी होती है। और इन्हीं निहारिकाओं से ही आकाशीय पिंडों का निर्माण माना जाता है। अगला है बच्चों तारामंडल। यह तारों का एक समूह है। तारों का समूह है तारामंडल। अब बात करते हैं तारे की। आकाशगंगा में गैस के बादल होते हैं एवं तारों का निर्माण इन बादलों से होता है। जो गैस के जो बादल होते हैं, इन गैस के बादलों से ही तारों का निर्माण होता है। श्रम की ऊर्जा उनमें होती है। ठीक है, और तारे निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं। लगातार रूप से तारे ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं। अगला है बच्चों उपग्रह। अब उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसने क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। छोटे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके बाद है क्षुद्र ग्रह। यह छोटे आकाशीय पिंड है जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित है। हमने चित्र में देखा था बच्चों, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य में स्थित क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है।
इसके बाद देखते हैं उल्का। बच्चों आपने देखा होगा रात्रि के समय कि तारे टूटने की घटना होती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं हम, तारा टूटना। लेकिन वास्तविक रूप से वो क्या है, उल्का है। उल्का पिंड आकर के पृथ्वी पर गिरते हैं, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल से के घर्षण के कारण बच्चों वो वायुमंडल में ही अधिकांशतः समाप्त हो जाते हैं। कुछ कभी कभार यदि वो पृथ्वी के धरातल पे भी आते हैं तो दृश्यमान होते हैं, दिखाई हमें देते हैं। तो ये रात्रि के समय आकाश में टूटते हुए तारे की भांति होते हैं। ये वास्तव में ठोस आकाशीय पदार्थ है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं। वो तारे नहीं होते, वो उल्का होते हैं और जलते हुए आते। क्यों आते हैं? क्योंकि वो घर्षण के कारण, वायुमंडल में उपस्थित घर्षण के कारण वो ऐसा लगता है जैसे कि जल रहे हों। ठीक है, अगला है धूमकेतु। ये आकाशीय धूलकण, गैस, बर्फ आदि पदार्थों से निर्मित आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा, सूर्य के नज़दीक पाए जाते हैं और धूल, गैस, कण, बर्फ आदि चीज़ों से ये निर्मित होते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति समझने के लिए सौर मंडल की सामान्य विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। अब पृथ्वी की यदि हमें उत्पत्ति समझनी है, पृथ्वी किस प्रकार से उत्पत्ति हुई। अब बच्चों आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम इस प्रकार के ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा इसका क्या उद्देश्य है। भूगोल विषय में इस प्रकार की चीज़ों का क्या उद्देश्य है, जबकि ये तो कॉस्मोलॉजी का विषय है, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान का विषय है। हम भूगोल के विद्यार्थी इसको क्यों पढ़े। तो आपके दिमाग में जो प्रश्न आ रहा है बच्चों, बिल्कुल सही प्रश्न है, लेकिन इसका आंसर क्या है कि भूगोल के विद्यार्थियों का क्या कार्य है, पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना। अब पृथ्वी की बच्चों सतह का यदि हम अध्ययन करेंगे तो हमें यह भी देखना होगा कि आखिर पृथ्वी के अंदर क्या है, भूगर्भ के अंदर क्या है। साथ ही ये भी देखना होगा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, जिससे कि हम यह देख सके कि पृथ्वी की सतह किस प्रकार से है, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में किस प्रकार की क्रियाविधि यहाँ पर हो रही है। इन चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानना होगा। अब पृथ्वी की यदि हम उत्पत्ति के बारे में जानना होगा बच्चों, तो हमें सौरमंडल की भी जानकारी हासिल करनी होगी, क्योंकि सौरमंडल के अंदर ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ठीक है बच्चों, तो सौरमंडल का आकार तरस्त्री नुमा है, जिसके मध्य में सूर्य की स्थिति है। सौरमंडल का आकार इस तरीके से है और जिसके मध्य में क्या है, सूर्य है। और चारों तरफ विभिन्न जो आकाशीय पिंड है, चाहे ग्रह है या दूसरे प्रकार के आकाशीय पिंड है, वो इस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। आकार तथा संरचना की दृष्टि से सौरमंडल का ग्रहों को दो प्रकार में विभक्त किया जा सकता है। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आकार में छोटे हैं तथा घनत्व इनका अधिक पाया जाता है। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आकार में बड़े हैं तथा घनत्व कम पाया जाता है। ये हम देख सकते हैं कि दो प्रकार के भागों में बांटा, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह या बाह्य ग्रह। अब बच्चों हमारा अगला है पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसमें कौन कौन से सिद्धांत चलते हैं। अब बच्चों वास्तविक रूप से पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है यह अभी तक नहीं पता चल पाया है, और यह चल भी कैसे सकता है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति बहुत समय पहले हुई थी। वर्तमान में हम कुछ सिद्धांत बता सकते हैं, वर्तमान में जो प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं उनके आधार पर कुछ परिकल्पनाएं हम कर सकते हैं कि काल्पनिक रूप से इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। ठीक है, अब इसमें हम पहली बात देखते हैं कि धार्मिक विचारधारा। अलग अलग प्रकार की धार्मिक विचारधाराएं अपने अपने धर्म के अनुसार मानी जाती है। ठीक है, कोई धर्म कहता है कि इस प्रकार से हुआ है, कोई धर्म कहता है इस प्रकार से हुआ है, अलग अलग धार्मिक, लेकिन वहां पर तर्कों का अभाव है, प्रत्यक्ष प्रमाणों का अभाव है। इस वजह से वो विचारधाराएं अमान्य होती है। ठीक है, इसके बाद यदि हम वैज्ञानिक विचारधाराओं की बात करें, जिसमें प्रमाणों के साथ में, तर्कों के साथ में यह साबित किया जा सकता है, तो वैज्ञानिक विचारधाराओं की यदि हम बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार की संकल्पनाएं चलती है, द्वैतवादी संकल्पना और अद्वैतवादी संकल्पना। द्वैतवादी संकल्पनाओं के अंतर्गत दो आकाशीय पिंड या दो तारे, दो आकाशीय पिंड हो सकते हैं या दो तारे हो सकते हैं, तो दो वस्तु यहां पर मानी जाती है द्वैतवादी संकल्पना में। और अद्वैतवादी संकल्पना की यदि हम बात करें बच्चों, तो एक ही वस्तु या एक ही तारे से सूर्यमंडल की स्थापना मानी जाती है। तो दो प्रकार की संकल्पना यहां पर चलती है वैज्ञानिक विचारधारा के अंतर्गत।
अद्वैतवादी संकल्पना है। इसके अनुसार ग्रहों तथा पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक ही वस्तु या तारे से मानी जाती है, एक ही से मानी जाती है। और आधुनिक काल में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते दे बफन द्वारा 1749 में की गई। सबसे पहले यदि हम बात करें बच्चों आधुनिक काल में, अब आधुनिक काल शब्द का प्रयोग हमने क्यों किया है यहाँ पर, क्योंकि पहले के समय यदि कोई किसी प्रकार के वैज्ञानिक ने या किसी महान व्यक्ति ने इस प्रकार की संकल्पना की है तो उसके प्रमाण नहीं है। भारतीय यदि क्षेत्र में देखें तो आर्यभट्ट वगैरह आदि वैज्ञानिकों ने इस पर कार्य किया था, लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक समय में उनके प्रमाण मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि आर्यभट्ट ने इस यहाँ पर अभूतपूर्व कार्य किया था। ठीक है, लेकिन आधुनिक काल में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते दे बफन द्वारा 1749 में की गई, ऐसा वर्तमान में मानते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इमैनुएल कांट, लाप्लास, रोस तथा लॉकियर ने अपने अपने मत दिए थे कि किस प्रकार से सौरमंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। इसी के अंतर्गत देखते हैं बच्चों, हमारा पहला है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, जो कि 1755 में दी गई थी। कांट महोदय ने दिया था और उनकी वायव्य राशि परिकल्पना थी। इसके अंतर्गत बताया गया था कि पहले एक आर्द्र पदार्थ मौजूद था, पहले से ही एक आर्द्र पदार्थ मौजूद था और वो वायव्य राशि के रूप में प्राप्त हुआ, जिससे निहारिकाओं का तेज घूमती हुई निहारिका का निर्माण हुआ और उसमें और गति, तेज गति से वो घूमने लगी। उसके पश्चात वहां पर केंद्र का अपसारित बल, केंद्र से बाहर की ओर बल लगा और केंद्र से बाहर की ओर बल लगने के कारण उसके मध्य में उभार आने लगे और उभार आने के कारण एक छल्ला बाहर की ओर आ गया। यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि एक आर्द्र पदार्थ मौजूद थे और यहाँ पर आर्द्र पदार्थ जब मौजूद थे तो इनमें वायव्य राशि की परिकल्पना हुई, वायव्य राशि यहाँ पर बनी। वायव्य राशि के बनने के बाद निहारिका का निर्माण हुआ। अब निहारिका क्या है? गैस, बादल, धूल कण आदि चीज़ों को यहाँ पर निहारिका बोलते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो निहारिका का निर्माण, और यह निहारिका तेज गति से घूमने लगी, और ज़्यादा तेज गति से घूमने लगी, और जब तेज गति से घूमने लगी तो यहाँ पर केंद्र अपसारित बल के कारण छल्ले बाहर की ओर निकलते गए और इन छल्लों की पुनरावृत्ति देखने को मिली, जिससे कि ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से सौरमंडल का विकास हुआ, जो कि कांट महोदय ने बताया था। इसके पश्चात है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। इन्होंने जो बताया 1796 की बात है बच्चों, इन्होंने बताया कि तप्त गतिशील निहारिका पहले से थी, गर्म थी, ठीक है, और गतिशील थी। पहले कांट महोदय ने ये जो वायव्य राशि ये घूम रही थी, इसके कारण का सही अंदाजा नहीं बताया था, आखिर ये घूम क्यों रही थी। लेकिन लाप्लास महोदय ने पहले से ही बताया कि गतिशील थी और तप्त थी। अब इसमें क्या हुआ, जब घूम रही थी तो धीरे धीरे ठंडा होने लगा, शीतलन की अवस्था आने लगी और ठंडे होने के कारण संकुचन हुआ और संकुचन के बाद एक छल्ला बाहर आया और उसी छल्ले से एक ही छल्ले से अनेक भागों में विभाजित हो गया और अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ और यही छल्ला फिर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, अर्थात सभी ग्रह यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लाप्लास महोदय और कांट महोदय ने अपनी अपनी संकल्पनाएं दी। जहाँ कांट महोदय ने बताया कि अलग अलग छल्ले बाहर निकल रहे हैं, सभी ग्रहों के अलग अलग छल्ले निकले, वहीं लाप्लास महोदय ने बताया केवल एक ही छल्ला निकल रहा था, लेकिन उसी छल्ले का विभाजन हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हम चित्र में भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई तप्त गतिशील निहारिका थी, वो तेज गति से घूम रही थी, धीरे धीरे उसमें ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद उसमें एक छल्ला बाहर की ओर निकला और वही छल्ला टुकड़ों में तब्दील हो गया। इस प्रकार से बच्चों आज की क्लास में हमने आरंभिक सिद्धांत पढ़े। अगली क्लास में हम इस प्रकार के नवीनतम या आधुनिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।